हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग मैग 15 के से रिलेटेड जितनी भी हमारी इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज है, नॉवेल्स है, प्लेस है, उनकी समरी डिस्कस करेंगे। ओके, उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, जो कि हमारी लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो होगी। तो उसमें वो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। फिलहाल इस वीडियो में हम सारे जितने भी स्टोरीज, प्लेज एंड नॉवेल्स है ना, वो उन सबकी समरी डिस्कस हो जाएगी, ताकि आपका कोई भी पार्ट ऐसा ना हो अभी तक जो रह गया हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी शॉर्ट स्टोरी है अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग्स। ओके, इसको लिखा था गैब्रियल गार्सिया मार्कस ने, जो कि कोलंबियन राइटर है। एंड ये भी मैजिकल रियलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क्स लिखते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी भी मैजिकल रियलिज्म है। जिन बच्चों को नहीं पता मैजिकल रियलिज्म नहीं क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि देखो, मैजिक को इस तरीके से रियलिटी के साथ ब्लेंड करना, इतना स्मूथली स्टोरी में उसको इन्वॉल्व करना, आपको लगे ही नहीं कि ये जो है ना मैजिक है, आपको लगे ये रियलिटी का हिस्सा है। एंड ऐसा होना बहुत नेचुरल सी बात है। इसको हम मैजिकल रियलिज्म बोलते हैं। ओके, चलो अभी स्टोरी स्टार्ट करते हो। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है एक पिलायो नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, वो अपनी वाइफ एलिजेंडा के साथ रहता है एक गांव के अंदर। एंड काफी दिनों से बारिश हो रही थी, तो उसे अपने कोर्टयार्ड में एक ओल्ड मैन मिलता है, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी मिलता है, जिसके बहुत ही बड़े विंग्स है। इनॉर्मस मतलब होता है बड़े। ठीक है, बट ये जो ओल्ड मैन है ना, ये बहुत ही कमजोर है, बहुत ही गंदा हो रखा है। एंड इसके जो विंग्स है उसमें बहुत ज्यादा मिट्टी लगी हुई है, एंड कीड़े लगे हुए हैं, पैरासाइट्स हैं। ठीक है, एंड एग्जॉस्टेड है, बहुत थका हुआ आदमी है ये। अब ये लोग देखते हैं इसे, इनके ऊपर इसको इनको बड़ा दया भी आती है, ये हस्बैंड वाइफ को, पिलायो को एंड एलिजेंडा को। ठीक है, तो ये अपने घर ले आते हैं, बट उसको ना चिकन कूप में बंद कर देते हैं। चिकन कूप क्या होता है? जहाँ पे जो ये चिकन्स को रखा जाता है ना, एक तरह से केज के अंदर, केज ही लगा लो उसे। ठीक है, अब इनका एक बच्चा भी होता है, जिसको द चाइल्ड करके बुलाएंगे, उसका कोई नाम नहीं बताते, द चाइल्ड। ठीक है, तो वो काफी टाइम से बीमार होता है। अब इनकी एक पड़ोसन भी होती है, जिसको हम द नेबर करके बुलाएंगे, नेबर। इसका भी कोई ऐसे ऐसा नाम नहीं बताया। तो ये जो द नेबर है ना, ये बहुत ही सुपरस्टिशियस औरत है, मतलब बहुत ही अंधविश्वासी है, बहुत ही बोल्ड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे ये जो एंजल आता है ना, इनका बच्चा मिराकुलसली ठीक हो जाता है एकदम, मतलब रिकवर हो जाता है। तो इस औरत को लगता है, अरे ये तो एंजल है, एंड इसके अंदर तो सुपर पावर्स है, ये बहुत ही ऐसे डिवाइन क्रिएचर है, तो हमें तो इसको ना ऐसे पूजना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये तो एंजल के जैसे लगता है। ठीक है, लेकिन जो ये एक और वहां पे गांव के अंदर प्रीस्ट होता है, मतलब पंडित होता है, फादर गोंजागा नाम होता है उसका। तो वो आता है, देखता है इस आदमी की अपीयरेंस, देखता है कि किस तरीके से ये रह रहा है, इतना अनहाइजीनिक है। एंड हमारी भाषा में ये नहीं बोल पाता। ठीक है, मतलब अपना ही कुछ और भाषाओं में बोलता है, लेकिन हमारी भाषा में नहीं बोल पाता। तो ये इसको बोलता है कि ये एंजल नहीं है, ये ना कोई एविल है, मतलब ये कोई एंजल तो हो ही नहीं सकता जो भगवान की भाषा लैटिन नहीं बोल सकता है। एंड बिल्कुल भी दिखने में एंजल जैसा नहीं लगता, गंदा सा, सड़ा हुआ सा है, एकदम ही मरियल सा है, बेकार इसकी हालत हो रखी है। तो आप लोग इसको एंजल क्यों डिक्लेयर कर रहे हो? तो डिवाइन क्रिएचर नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी है ये बिल्कुल भी। ठीक है, लेकिन फिर भी जो गांव के लोग हैं ना, वो इसका सुनते नहीं है। उनके अंदर तो एकदम से ऐसे क्यूरियोसिटी आ जाती है कि ये कौन क्रिएचर है, कहाँ से आया है, बड़ा मिस्टीरियस है। तो बड़े इसे देखने के लिए ना उत्सुक हो जाते हैं। अब ये जो एलिसेंडा होती है ना, ये इस अपॉर्चुनिटी को सीज करने की सोचती है कि किस तरीके से मैं इस अपॉर्चुनिटी में ना पैसे जमा कर सकूं। इसको पता होता है कि सारे लोग इसे देखने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। तो ये अब उनसे फीस चार्ज करने लग जाती है कि अगर आपको ये देखना है ना, तो आपको हमें फीस देनी होगी। अब ये पेलायो और एलिसेंडा तो बड़े सारे पैसे कमाने लग जाते हैं इन लोगों से। अब काफी टाइम बीत जाता है, लोग भी ऐसे देख के इसे वो हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, है ये कोई एंजल जैसा दिखता है, बट इसमें कोई भी पावर वगैरह कुछ नहीं है। और ये थक के उसे देख देख के ना थक जाते हैं कि हाँ ठीक है, काफी टाइम हो जाता है, कुछ भी उन्हें ऐसे फिर बाद में और नहीं लगता कि ओहो बड़ी अजीब सी चीज है। अब थोड़े टाइम के बाद एक और इसी तरह का सुपरनेचुरल सा क्रिएचर आता है उसमें, जो कि एक स्पाइडर वुमेन होती है। ठीक है, तो इसका जो सर होता है ना, वो एक स्पाइडर का चेंज कर देते हैं। ये क्यों होता है? इसे पनिशमेंट मिलती है क्योंकि ये अपने पेरेंट्स को डिसऑबे करती है।
अब इसकी स्टोरी तो है ना सबको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगती है, मतलब समझ में आती है। ये जो ओल्ड मैन था, जो विंग्स थे उसके बड़े बड़े, उन्हें वो आदमी समझ में नहीं आता, मिस्टीरियस था, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता, एंजल है एविल है क्या है। बट इसकी स्टोरी सबको ऐसे सॉर्टेड सी लगती है कि हाँ भाई इस लड़की ने गलती करी तो इसे सजा मिली, तो सब इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस देते हैं कि हाँ भाई तुम, इसको ज्यादा अटेंशन मिलने लग जाती है, एंड वो जो ओल्ड मैन होता है उसे अबेंडन करने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो जो पूरी पब्लिक है वो इसकी स्टोरी को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई ये हमें समझ में आ रही है, और इसमें हम मोरल अपने वो लगा सकते हैं कि अगर कोई लड़की गलत काम करेगी तो उसे ऐसे सज़ा मिलेगी, है ना। तो एज एन एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं दूसरों के सामने। अब ये नॉर्मल सा बस इसका एक इंसिडेंस दिखाते हैं, बाकी दोबारा से स्टोरी शिफ्ट होती है ओल्ड मैन के ऊपर कि उसकी क्या हालत है। जो सारे गांव के बच्चे हैं अब वो उसे पत्थर वत्थर मारते हैं, जो विलेजर्स है वो भी उसे काफी ज्यादा ऐसे सुनाते रहते हैं कि बहुत बेकार सा है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। तो उसे सारी तरफ ना क्रुएलिटी लगती है कि ये सब लोग जो है गांव के, ये बड़ी क्रूअल से है, बड़ी मुश्किल से ये सरवाइव कर पाता है। बट इसी बीच जो ये प्लायो एंड एलिजेंडा है ना, ये बड़े पैसे कमा लेते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एलिजेंडा देखती है कि धीरे धीरे ये जो ओल्ड मैन है ये ठीक हो रहा है, इसके पंख भी जो है हील हो रहे हैं, एंड इसके अंदर थोड़ी सी और जान आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, और ये धीरे धीरे अपने मतलब कॉन्फिडेंस गेन करता है, इस पिंजरे से बाहर निकलता है, एंड जैसे ही इसके अंदर पूरी फुल एनर्जी आ जाती है तो ये वहां से उड़ जाता है, फाइनली ये सारे गांव वालों को, विलेज वालों को छोड़ के चला जाता है वहां से। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। तो आई होप आप इसको एक्चुअली कैच कर पा रहे हो कि यहाँ पे राइटर कहना क्या चाह रहा है। ये ओल्ड मैन से ज्यादा दिखा रहा है कि वो जो गांव वाले हैं ना उनकी क्या मॉरल वैल्यूज है, उनके क्या रिएक्शंस है किसी भी इस तरह के क्रिएचर के टुवर्ड्स। तो इसमें देखो ब्लेंडिंग द रियल एंड द फैंटास्टिक थिंग्स, है ना, बड़े स्मूथली ब्लेंड किया है। सटल क्रिटिक ऑफ ह्यूमन नेचर, एम्बिग्यूअस आइडेंटिटी ऑफ द ओल्ड मैन, कि भाई समझ में ही नहीं आता कि इसे डिवाइन बोले या फिर इवल सोर्स बोले या फिर क्या बोले, कुछ वो लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं। रिलीजियस स्केप्टिसिज्म, ठीक है, जो फादर गोन्जागा होता है उसके थ्रू दिखाते हैं कि ये लोग हर चीज को रिलीजन से ही जोड़ना चाहते हैं कि ये तो फॉलन एंजल है, या फिर ये कोई खतरा भी हो सकता है हमारे लिए, मॉन्स्टर फिगर भी हो सकती है। थीम्स क्या क्या यूज किए गए हैं, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मिरेकुलस फॉर मटेरियल गेन, religious dogmatism and narrow-mindedness, isolation and alienation, endurance, suffering, and mystery of faith। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे आरटीसी पैसेजेस भी इन शॉर्ट स्टोरीज के दिए हुए हैं, जिनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी लास्ट मिनट प्रिपरेशन वीडियो होगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारी शॉर्ट स्टोरी है द नोस, रिटन बाय निकागोई गोगोल, जो कि हमारे रशियन राइटर है। ओके, एंड ये इस स्टोरी में क्या होता है, बहुत ही ऊट पटांग सी स्टोरी है, वियर्ड सी स्टोरी है। ये मतलब जो हजम ना हो कुछ ऐसी चीजें इसमें लिखी गई है, मतलब बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है मैजिकल रियलिज्म, ये इसको दिखाने की कोशिश तो की है मैजिकल रियलिज्म में, लेकिन ये फिट बैठती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि मैजिक जो है ब्लेंड नहीं हो पा रहा है स्मूथली। तो मुझे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई है इसमें राइटिंग में, लेकिन हाँ ठीक है, काफी सारे लोगों ने इसे पढ़ा, कुछ को लगा कि बिल्कुल ही बेतुकी है, बकवास है, कुछ को लगा कि नहीं ये कुछ और डीप मीनिंग होल्ड करती है, कुछ ना कुछ कहना चाह रही है सोसाइटी के बारे में, लाइफ के बारे में। तो देखते हैं कितना हम इससे कनेक्ट कर पाते हैं। बाकी एब्सर्डिज्म है इसका मेन जो जॉनरा हम बोलेंगे, एब्सर्ड है, बेतुका है, वियर्ड है, अजीब है। ओके, एंड सर रियलिज्म भी है इसके अंदर। ओके चलो देखते हैं स्टोरी में होता क्या है। तो सेंट पीटर्सबर्ग की में इसकी सेटिंग रखी गई है। इवान योकोवलेविच, इवान नाम बोल देते हैं हम इसको, इवान नाम का एक बार्बर होता है, एंड वो अपनी बीवी प्रास्कोविया ओसिपोवना इनके साथ रहता है। ठीक है, तो ये जो इनकी वाइफ है ये इन्हें ब्रेड पूरा एक बेक करके देती है, एंड सुबह नाश्ता ये करने वाला होता है, तो जैसे ये उस ब्रेड को काटता है तो उसके अंदर इन्हें एक ह्यूमन नोज मिलती है। अब ये जो इवान है ये बार्बर है, तो इसे लगता है कि मेरे जो पिछले 2-3 दिनों में कोई कस्टमर आया होगा ना उसमें से किसी एक की नाक हो सकती है। इन्हें लगता है ये जो मेजर कोवलयोव है ना इसी की नाक होगी, क्योंकि यही हफ्ते में 2-3 बार शेव वगैरह करवाने आता है। ठीक है, अब ये नाक को देखता है तो खुद डर जाता है कि भाई मैं तो किसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, तो ये सोचता है कि उन्हें मैं इसे फेंक आऊं, ये जो नेवा रिवर है आइजैक ब्रिज के ऊपर जाके मैं ये नेवा रिवर के अंदर इस नाक को फेंक आता हूँ।
ठीक है, लेकिन इस ब्रिज के दूसरी तरफ इसे पुलिस ऑफिसर मिल जाता है। अब जैसे ये पुलिस ऑफिसर को देखता है तो इसे रिश्वत देने की कोशिश करता है कि आपको ना मैं हर हफ्ते फ्री शेव कर दिया करूँगा, और जितनी भी मैं आपको सर्विस दे सकता हूँ ना अपने बार्बर शॉप में, वो आप सब ले लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पुलिस वाला बोलता है ये तो सेम रिश्वत मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे उनसे ले चुका हूँ, तो मेरा तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो ये जो इवान होता है ये वहाँ से भाग जाता है। अब दिखाते हैं दूसरे सीन में मेजर कोवलयोव को, ओके, जो कि एक काफी हाई स्टेटस गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एंड अपने आप को ना बहुत ज्यादा ऐसे अहमियत देता है कि भाई मैं तो क्या ही हूँ इस दुनिया में, बहुत ही ज्यादा अपने आप को मानता है। अब ये दिखाते हैं कि एक सुबह इस ये से पता चलता है कि इसकी नोज मिसिंग है इसके फेस से, मतलब बिल्कुल फ्लैट फेस हो जाता है जहाँ पे नाक होती है। अब ये एकदम से पैनिक हो जाता है, मतलब इसको एकदम से घबराहट हो जाती है कि अरे ये क्या चीज हो गया मेरे साथ। तो ये अपने फेस को कवर कर लेता है हैंडकरचीफ से। ठीक है, अब पूरे जगह पे अपने फेस को कवर करके ही घूम रहा होता है, और ये ढूंढता है हर जगह इधर उधर जाके कि कहाँ चली गई, मेरी नाक नहीं मिल रही। अब बड़ा अजीब सा सीन होता है कि जो ये एक इसकी नाक होती है ना कोवलियोव की, ये दिखाते हैं कि खुद इससे भी बड़ी हाई रैंक ऑफिशियल बन चुकी है, स्टेट काउंसलर बन चुकी है, जिसने खुद इससे भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहने हुए हैं एंड यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ओके, एंड ये भी जो है इसकी अपनी लाइफ है, अपना ऑफिस वगैरह जा रही है ये। तो जब ये कोवलियोव इसके पास जाता है कि तुम मेरी नाक हो, मैं तुम्हारा ओनर हूँ, मेरे चेहरे पे आके दोबारा से लग जाओ, तो ये बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तो तुमसे भी ज्यादा हायर ऑफिशियल रैंक होल्ड करती हूँ, और तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे मतलब ये कोवलियोव इसे काफी ज्यादा कोशिश करता है मनाने की, अरे नहीं तुम मेरी ही नाक हो, प्लीज वापस लग जाओ, तो ये बिल्कुल रिफ्यूज कर देती है। अब ये जाता है पुलिस के पास हेल्प के लिए, पुलिस भी ऐसे बोल देती है क्या बकवास है, हम हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा ये जो भी तुम बोल रहे हो। फिर न्यूज़पेपर वाले के पास जाता है, फिर न्यूज़पेपर वाला भी इसे मना कर देता है कि भी मैं नहीं छाप रहा ये बकवास न्यूज़, मेरे तो न्यूज़पेपर का जो है बड़ा नुकसान हो जाएगा, लोग सोचेंगे ये क्या बकवास लिख रखा है। तो ऐसे इसे किसी से हेल्प नहीं मिलती। अब ये जो पुलिस वाला होता है ना, ये एक दिन इसे खुद उसकी नाक मिल जाती है, तो ये बोलता है, ये ले आता है कोवलियोव के पास कि ये भागने की कोशिश कर रहा था, सिटी से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, तुम्हारी नाक हम पकड़ के इसे ले आए हैं। अब ये बड़ा खुश हो जाता है कोवलियोव की फाइनली मेरी नाक मिल चुकी है और मेरे पास आ गई है। तो ये इसे लगाने की कोशिश करता है अपने चेहरे पे, बट ये भी काफी स्टबर्न होती है, ये लगती नहीं है दोबारा से अब उसके चेहरे पे। तो ये डॉक्टर के पास जाता है कि आप इसे प्लीज मेरे चेहरे पे अटैच कर दो कैसे भी करके। तो डॉक्टर जो है मना कर देता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। फिर फाइनली दिखाते हैं कि एक दिन बड़ा ही मिराकुलसली बड़े अजीब तरीके से इसकी नाक फिर से वैसे ही फेस पे लग जाती है, और इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिखाई दी होती कि भाई क्यों इसकी नाक जो है डिसअपियर हो जाती है, फिर अपने आप किसी एक दिन रीअपियर हो जाती है, एंड क्यों वो ऐसे यूनिफॉर्म में चल रही होती है। ठीक है, अब जैसे ही इसकी नाक वापस लग जाती है तो ये दोबारा से ऑर्डिनरी तरीके से जीने लग जाता है अपनी लाइफ में, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये है अजीबोगरीब विचित्र कहानी द नोज। एंड अब्सर्डिटी दिखाया है इसमें, सटायर किया गया है एक तरीके से कि लोग जो सोशल रैंक से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, है ना, कि उनको रिडिक्यूल किया गया है एक तरीके से कि तुम्हारी क्या ही इज्जत है। बड़ा ही वियर्ड तरीके से, मतलब मेरे ख्याल से जो ये राइटर है और कुछ तरीका यूज कर सकता था, शायद लोग इससे बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं किए होंगे। तो मैजिकल रियलिज्म दिखाई है, वो भी पूरी तरीके से नहीं सेट बैठी है एक्चुअली। ठीक है, आप ये एग्जाम में लिखना मत, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी मैजिकल रियलिज्म एंड सररियलिज्म इसमें है। ओके, देन सिंबल ऑफ सोशल आइडेंटिटी, स्टेटस आइडेंटिटी एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजें दिखाई है। क्रिटिक ऑफ सोशल हिपोक्रेसी, जैसे हम समाज में बोलते हैं ना, अरे मेरी तो नाक कट गई, मेरा तो इज्जत चली गई, तो कहीं ना कहीं उससे इसको लिंक करना है आपको कि भाई काहे की नाक कट गई, आपकी नाक वहां लिखी तो है, रखी तो है, आप सिंबॉलिकली उसे बोलते हो जैसे मेरी नाक कट गई, मेरी इज्जत चली गई, लेकिन ये सब सोचने की बातें होती है। इस सोसाइटी में सबकी ही नाक कटी हुई है एंड सबकी ही नाक लगी हुई है। तो मतलब ये हमारे दिमाग में ना टेंशन क्रिएट कर देती है अननेसेसरी, ये चीज फालतू की होती है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज से हम कनेक्ट कर सकते हैं इसकी जो राइटर ये कहना चाह रहा है। तो थीम्स देख लेते हैं, सोशल स्टेटस एंड वैनिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड एब्सर्डिटी, आइडेंटिटी एंड सेल्फ परसेप्शन, सररियलिज्म इन द एवरीडे। सररियलिज्म का यहाँ पे मतलब है एक तरह से
इस तरह की इमेजेस क्रिएट करना जो बहुत ही इलॉजिकल सी चीज़ें हो, जो कि सिर्फ इस स्टोरी में हमारा बहुत अच्छे से दिखाई गई है। तो इसके भी जो सारे पैसेजेस है हम ये डिस्कस कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो अभी नेक्स्ट स्टोरी पे बढ़ते हैं, चोमास ड्रम। ओके, जो कि एक कन्नड़ नोवेला है जिसको लिखा था कोटा शिवरामा करंत जी ने। ओके, एंड इसकी सेटिंग है रूरल साउथ इंडियन विलेज। तो इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इंजस्टिस एंड ह्यूमन सफरिंग दिखाई जाती है। ये जो चोमा नाम का प्रोटैगनिस्ट है, ये एक दलित होता है, अनटचेबल होता है, जिसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। ओके, बट इसके पास है ना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सन होता है, पेयर होता है ऑक्सन का। ऑक्सन मतलब जो आपने ऐसे बड़े से सांड देखे होंगे ना, जिनको जिनकी मदद से जो फार्मर्स जो है अपना खेत जोतते हैं, है ना। तो उनकी मदद मतलब लेता है ये, इसके पास यही है एक तरह से जो इसका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, इनडायरेक्टली सिंबॉलिकली दिखाया गया। ओके, बट इसको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि काफी गरीब होता है। तो चोमा का सपना होता है कि किसी दिन उसके पास भी एक छोटा सा लैंड होगा, एंड जिसपे वो अपने ये ऑक्सन्स के साथ काम किया करेगा एंड थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ जिएगा। ठीक है, इसे कुछ नहीं चाहिए, बस इसे एक थोड़ी डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लाइफ चाहिए, क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जी रहा है एंड लो कास्ट इसका स्टेटस है। तो मतलब आपको पता पुराने टाइम में कितने ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी, कोई भी लोग इनको छूना भी पसंद नहीं करता था, है ना, जो दलित से। तो दिखाते हैं स्टोरी में कि भाई इसके 4 बेटे हैं और एक बेटी है बेली नाम की। एंड इन सब बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर दलित्स। ठीक है, अब एक बच्चा जो चोमा का होता है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाता है ताकि जिससे उसे कास्ट ऑपरेशन नहीं फेस करना पड़े। बट ये जो उसका एक्शन होता है ना, ये चोमा को बहुत हर्ट कर देता है। वो बोलता है जैसा भी है हमें अपने रिलीजन में भी रहना चाहिए जो भी है। ठीक है, तो क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, वो इससे भी बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि चोमा भी कन्वर्ट हो जाए। बट ये साफ साफ मना कर देता है कि नहीं, मेरे जो फेथ है, वैल्यूज़ है, वो मेरे रिलीजन से ही जुड़े हुए हैं, मैं अपना धर्म नहीं चेंज करूँगा। फिर दूसरा जो इसका बेटा होता है वो कॉलरा से मर जाता है। अब इसको बड़ा दुख लगता है, एक एक करके चीज़ें जो है इसके हाथ से निकलती जा रही है। फिर दिखाते हैं जो इसकी बेटी होती है ना, इसे अपनी बेटी को काम पे भेजना होता है, जिसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करता है उसका एस्टेट मैनेजर। ओके, तो यहाँ पे चोमा को पता चलता है कि उसकी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, तो उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। फिर जो एक और बेटा होता है वो नदी में डूब के मर जाता है जब वो नदी क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब विलेजर्स के सामने ही होता है, वो कोई भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करते इसके बच्चे को। क्योंकि ये दलित होता है, तो उन्हें लगता है हमारी बॉडी पॉल्यूट हो जाएगी अगर हमने इस दलित को छुआ भी तो इसे काफी ज्यादा पावरलेस एंड आइसोलेटेड महसूस होता है यहाँ पे कि इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा इंजस्टिस है एंड क्रुएलिटी है। ओके, फिर ये जो है इसको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, हेल्पलेसनेस होती है, तो ये थोड़ा-सा जब अपने घर में वापस आता है, तो ये अपना ड्रम बजाता है। ठीक है, इस ड्रम को डूडी बोलते हैं कन्नड़ में। तो वो बजाता है, उससे थोड़ी-सी सी शांति मिलती है। बहुत ज़्यादा जो इसका दुःख होता है, सॉरो होता है, एंगर होता है, प्रोटेस्ट होता है, वो ड्रम बजा-बजा के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। अब लास्ट में वो चीज़ हो जाती है जिसको बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये जब घर आता है तो बेली को देखता है उसके एस्टेट मैनेजर के साथ एक बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में, मतलब बहुत ही गलत तरीके से फिजिकली उनका रिलेशन बन रहा होता है जब। ठीक है, तो इस चीज़ को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा एनरेज्ड हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ह्यूमिलिएट हो जाता है कि भाई एक बाप अपनी बेटी को इस स्थिति में देख ले तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो भगा देता है बेली को। बट ये अति हो जाती है इसके लिए, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि इसके ना पूरी दुनिया ही एक तरह से खत्म है, बचा ही क्या है इसके पास। तो इसके बाद ये चोमा जो है ना अपने ऑक्सन जो होते हैं इसके दो, है ना, उनको भी छोड़ देता है, रिलीज कर देता है, जिनसे ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो अब इसके दिमाग में ये सारी जो फ्रस्ट्रेशन है ये निकली नहीं है, इसको चाहिए कि अब ये मेरे दिमाग से ये टेंशन निकले। तो ये दोबारा से वही अपने ड्रम उठाता है, अपने आप को हट के अंदर बंद करता है और इतनी तेज तेज इस ड्रम को पीटता चला जाता है, तब तक पीटता है, तब तक उसमें आवाज करता है, निकालता है, जब तक इसकी जान नहीं चली जाती। क्योंकि बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, होपलेस हो जाता है, अपनी होप ही खो देता है कि अब इसके पास कुछ नहीं बचा। एक एक करके इसके बच्चे सारे चले गए, बच्चों से भी धोखा मिल गया इसे, सोसाइटी ने तो इसे कभी कोई वैल्यू दी ही नहीं,
हर तरीके से फ्रस्ट्रेशन, लाइफ हर तरीके से जो है इसको मतलब टॉर्चर ही मिल रहा है। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई हो। चलो थीम्स देख लेते हैं। दलित ऑपरेशन एंड सोशल इंजस्टिस, सिंबल ऑफ रेजिलियंस। तो चोमास ड्रम का जो बजाते हैं ना, जो चोमा ड्रम बजाता है उससे एक तरह से दिखाते हैं वो किस तरीके से अपने वॉइस उठा रहा है। ठीक है, मेटाफर है दलित एक्सप्रेशन एंड रेजिस्टेंस का। फ्यूटिलिटी ऑफ ड्रीम्स अंडर कास्ट, भाई आप अगर एक लोअर कास्ट से हो ना तो आप कितने बड़े बड़े सपने देख लो वो अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि उन्हें क्रस्ट कर दिया जाएगा सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल एंड पैटर्नलिस्टिक सिस्टम्स, स्पिरिचुअल एंड एग्जिस्टेंशियल डायमेंशन। सो आई होप आपको ये क्लियर हो स्टोरी के सारे थीम्स। नेक्स्ट इज गोदान, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बहुत ही ज़्यादा फेमस ये वर्क है। देखो इस गोदान वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गऊ का दान। ठीक है, तो गाय को दान करना, द गिफ्ट ऑफ अ काउ। तो ये बहुत ही फेमस हिंदी नॉवल है एंड इसके अंदर भी रूरल इंडिया की जो सिचुएशन है वो दिखाई गई है कि किस तरीके से कास्ट ऑपरेशन होता है। ओके, सिमिलर सी स्टोरी है थोड़ी थोड़ी जो ऊपर वाली स्टोरी थी और ये है, बट इसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है। पहले कैरेक्टर्स समझ लेते हैं। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो है होरी महातो। ठीक है, बहुत ही हम्बल आदमी है, पेसेंट है, मतलब फार्मर है एक तरह से। ओके, एंड इसका ड्रीम है कि ये एक काउ ओन करे, मतलब इसकी अपनी एक गाय हो। ठीक है, जिससे कि ये रिलीजियस ड्यूटी फुलफिल कर सके अपनी। ओके, नेक्स्ट इज धनिया। धनिया जो है होरी की वाइफ है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टर इज गोबर, जो ये इन दोनों का बेटा है, गोबर। एंड झुनिया, झुनिया जो है एक विडो लड़की है, ये भी लोअर कास्ट में है, बट ये भोला की बेटी है। भोला जो है होरी का एक तरह से दोस्त होता है। ओके, तो झुनिया भोला की बेटी है एंड काफी कम उम्र में ही ये विडो हो गई है। शादी भी इसकी कम उम्र में हो गई थी एंड उससे उतनी ही जल्दी ये विडो भी हो गई। तो बाद में जाके दिखाया जाएगा गोबर जो है ये झुनिया को प्रेग्नेंट कर देता है। ओके, एंड फिर भाग जाता है उस सिचुएशन से। हीरा जो है होरी का भाई है एंड ये सिर्फ प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा रहता है कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी दो। ओके, दाता दिन जो है एक गांव का करप्ट पंडित दिखाते हैं जो लोगों को पैसे देता है, मैनिपुलेट करता है रिलीजियस कस्टम्स के थ्रू। ओके, राय साहब दिखाते हैं एक पावरफुल जमींदार है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा आदमी दिखा है, बहुत नेगेटिव इसकी इमेज नहीं है। फिर और कैरेक्टर्स भी दिखाते हैं। मिस्टर मेहता, ये प्रोग्रेसिव अर्बन फिलोसफर दिखाते हैं जिनके आइडियाज काफी ज्यादा नए ज़माने के होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर मालती दिखाते हैं जो कि एक वेस्टर्न एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर है, जो कि इंडिपेंडेंस, कंपैशन, इन सब चीज़ों की बातें करती है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, होरी को दिखाते हैं सबसे पहले कि भाई ये ना एक काउ ओन करना चाहता है ताकि ये मरने से पहले गाय का दान कर सके, क्योंकि हमारे हिंदू रिचुअल में ऐसा ही मानते हैं लोग कि भाई अगर आप गाय का दान कर लोगे मरने से पहले तो आपको जो है मुक्ति मिल जाएगी, आपकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब इसके पास पैसे तो होते नहीं है क्योंकि लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और पॉवर्टी भी है, काफ़ी ज़्यादा गरीबी है। तो ये भोला है इसका दोस्त, इसके पास जाता है कि तुम मुझे जो है गाय दे दो, एंड ये उधार की गाय लेके आ जाता है 80 रुपए की। ठीक है, 80 रुपीज़ की गाय ले आता है। लेकिन इसका जो छोटा भाई है हीरा, ये इससे बड़ा जलता है, होरी से बहुत जलता है एंड चाहता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाए। प्रॉपर्टी नाम की जैसे कोई चीज़ इसके पास वैसे भी होती भी नहीं है इतना, लेकिन ये हीरा सोचता है जो कुछ भी इसके पास है वो सब कुछ मुझे मिल जाए। तो ये जो गाय है ना इसको जहर दे के मार देता है, इतना जेलस होता है अपने भाई से ये हीरा। ठीक है, अब ये होरी को पता चलता है कि इसके भाई ने ये हरकत कर दी है, तो ये बहुत रोता भी है कि भाई गाय मर गई उसकी, जिससे वो किसी रीजन की वजह से लेकर आया था। तो जब पुलिस आती है, पंडित आता है, तो ये सारा ब्लेम ना अपने ऊपर ले लेता है ताकि ये हीरा का क्राइम कवर कर सके एंड उन लोगों को भी पैसे देने पड़ते हैं। तो इसकी वजह से इसके ऊपर और ज्यादा उधार चढ़ जाता है, डेब्ट में ये डूबता चला जाएगा। अभी धीरे धीरे देखना कैसे क्या क्या होगा। अब ये जो भोला है ना, इसकी बेटी है झुनिया, जिसकी बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी थी। ये भी लोअर कास्ट से बिलोंग करती है। ठीक है, लेकिन ये विडो है अभी, इसका पति की मृत्यु हो गई एंड ये अपने पापा के साथ ही रह रही है। तो जो होरी का बेटा है गोबर, इनका बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है एंड ये झुनिया हो जाती है प्रेग्नेंट। जैसे ही गोबर को पता चलता है तो ये इसको गांव को छोड़ के भाग जाता है, शहर चला जाता है। ठीक है, लेकिन पीछे से ये जो झुनिया है
ये चली जाती है गोबर के पेरेंट्स के पास, होरी और धनिया के पास। ठीक है कि भाई तुम्हारे बेटे ने किया है ये सब, तो अब तुम ही मेरी हेल्प करो, मुझे तो कहीं और कोई कोई सहारा है नहीं। तो ये लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जैसे भी है अब हम इसको साथ रखेंगे। लेकिन जो पूरी वहाँ पे गांव की पंचायत वगैरह होती है, वो इनको बहुत ही ऐसे गंदा गंदा बोलती है कि तुम इसका साथ क्यों दे रहे हो, ये तो बहुत ही करप्ट लड़की है, करप्ट इन द सेंस मॉरली करप्ट है। ठीक है कि इसका कैरेक्टर बेकार है, इस तरीके से बोलते हैं सब। तो ये धनिया जो है जुनिया के लिए सबसे लड़ जाती है कि नहीं, मैं उसके साथ खड़ी हूँ, मैंने स्वीकारा है, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये धनिया थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाई है इसमें कि उसे पता है उसके बेटे ने गलती करी है, जुनिया को वो एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, तो धनिया का मॉरल वैल्यूज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए है इसमें। ओके। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो होरी की बेटी है रूपा, वो उसकी शादी कर देता है एंड 200 रुपए का उसे दहेज देना पड़ता है। अब क्योंकि पैसे तो होते ही नहीं है तो फिर से उधार लेते हैं वो, एंड इसकी वजह से और डेप्ट में डूब जाता है। ठीक है, उधारी की जिंदगी पहले ही उसकी हो रही होती है। जो हीरा होती है ना, हीरा होता है जो उसका छोटा भाई होता है, वो भी घर छोड़ के चला जाता है। तो फैमिली टूटती सी नजर आ रही है, बेटा जा चुका है, बेटी की शादी हो गई है। ठीक है, एंड भाई जा चुका है। तो जो इसके एफर्ट्स थे ना होरी के, ये मतलब थोड़ा मेंटली अब वो होने लग गया, डिस्टर्ब होने लग गया कि इसे सोसाइटी से भी काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, कोई रिस्पेक्ट इसकी है नहीं। तो ये दर दर जो है पैसे के लिए भटक रहा है, खाने के लिए भटकने लग जाता है। एंड स्टोरी के साइड में दिखाते हैं कि अर्बन लाइफ में भी क्या क्या चीजें चल रही है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर खन्ना, डॉक्टर मालती, मिस्टर मेहता, कि ये काफी अपने आप में सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, लेकिन इनके भी कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है, इनके भी अलग रियल फेसेस है। जैसे ये मिस्टर खन्ना जो है, ये अपनी वाइफ को बहुत मिसट्रीट करता है। ठीक है, और मालती जो है ये वेस्टर्न एजुकेटेड है, मतलब बाहर से पढ़ के आई है, तो इंडिपेंडेंट सोच की है, लेकिन ये इन सब दोनों चीज़ों के बीच में जूझती रहती है कि मैं वेस्टर्न आइडल्स को ही अपनाऊं या फिर ये जो ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे, मैं उन पे खरी उतरूं। ठीक है, तो इसे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। अब दोनों तरफ की स्टोरीज दिखाई जाती है, मेनली रूरल स्टोरी है इसमें। तो जो गोबर है ना, ये शहर में जाके देखता है कि मतलब वर्कर्स के भी राइट्स होते हैं। ठीक है, और उन्हें भी इक्वालिटी मिलनी चाहिए सोसाइटी में, ये सारी चीजें समझता है। थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, थोड़ा सा इसने अपनी पहले की जो लाइफ थी उससे बेहतरी पा ली है मेहनत करके। एंड सीलिया नाम की एक लड़की होती है जो क्रिश्चियन डोमेस्टिक वर्कर होती है, उसके साथ अब इसके रिलेशन बनने लगे हैं। बट ये कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल कास्ट नॉर्म्स होते हैं ना, उनको तोड़ने लग गया है एंड थोड़ा सा अच्छा कमाने लग गया है, थोड़ा और मेच्योर हो गया है। पर ये अपने गांव में परमानेंटली कभी दोबारा नहीं जाता, क्योंकि इसे पता गांव में कुछ जिंदगी है नहीं, वही लोगों की छोटी सोच। ठीक है, तो उस जिंदगी को ये हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ जाता है। एंड होरी का फिर डिक्लाइन दिखाते हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा इसके ऊपर जो है डेप्थ चढ़ता चला जाता है, बहुत ही बुरी इसकी हालत हो जाती है, लोग इसे पीट भी देते हैं, ह्यूमिलिएट कर देते हैं, इसकी हालत मतलब हेल्थ भी बहुत खराब है। एंड अब जो पंडित होता है, ब्राह्मण पंडित होता है, वो बोलता है कि तुम्हें देखो गाय दान करनी पड़ेगी एज अ दक्षिणा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो वो चीज तो इसके पास होती ही नहीं है। तो अब ये जब मर जाता है तो इसकी वाइफ जो है 1.25 रुपए, है ना, 1.25 रुपीज ऑफर करती है कि भाई मेरे पास तो इतना ही है, तो इसे सिंबॉलिकली आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि और जो रिचुअल है सारा का सारा वो उसको आप फुलफिल कीजिए प्लीज। ठीक है, तो होरी की डेथ हो जाती है, बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड, ओवरवर्कड एंड स्पिरिचुअल ब्रोकन होता है जब ये। तो यही स्टोरी है इसकी, दिखाया जाता है कि किस तरीके से ड्रीम्स जो है अनफुलफिल्ड रह जाते हैं बहुत सारे इंडियन पेसेंट्स के, जो फार्मर्स होते हैं, स्पेशली अगर वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती है, जो शायद अगर हम लोग अर्बन एरियाज में रह रहे हैं एंड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, हम अपर कास्ट से है, तो हम उन सब चीज़ों को कभी, वो सब चीज़ें हमें नहीं झेलनी पड़ती। ओके, तो यही है इस स्टोरी के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। अभी इसके फटाफट से हम थीम्स देख लेते हैं। तो थीम्स में है कास्ट ऑपरेशन एंड सोशल हायरार्की, पेसेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड रूरल पॉवर्टी, रिलीजियस हिपोक्रेसी एंड रिचुअलिज्म, जेंडर रोल्स एंड वुमेन्स रेजिस्टेंस, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, moral dilemma and spiritual failure, rural versus urban India, a structural contrast, symbolism of the cow and the Godan ritual.